आपातकाल के 48 वर्ष। कहानी उन 5 नेताओं की जिनकी वजह से छिन गए थे करोड़ों नागरिकों के अधिकार। तो देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमारे देश में आपातकाल लगा और किसकी वजह से लगा। उन 5 नेताओं की वजह से लगा, जिन नेताओं की वजह से आपातकाल लगा, इमरजेंसी लगी और करोड़ों नागरिकों के अपने जनजीवन उनका गड़बड़ हो गया, उनकी लाइफस्टाइल डिस्टर्ब हो गई। उनके बारे में डिस्कस मैं करने वाला हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि भारत में ऐतिहासिक आंतरिक आपातकाल आज 48 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये आपातकाल 25 जून 1975 को राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कांग्रेस की सरकार ने इसे देश पर थोपा था। और आपको बता दें कि 21 महीने तक आंतरिक आपातकाल के दौरान लाखों से ज़्यादा और राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाला गया था। आपातकाल के दौरान आम नागरिकों के जीने के अधिकार छीन लिए गए थे। और आपको बता दें, ये जो कांग्रेस है पहले अपने गिरेबान में झांक करके देखे, तब किसी और विरोधी दल के ऊपर कोई लांछन लगाए। लांछन लगाने से पहले आप देख लीजिए इस घटिया वर्ष में, इस घटिया कुकृत्य में कौन सा नियम लगाया गया। तो राजनीतिक विरोधियों पर आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, इसे बोलते हैं मीसा, आजकल मीसा का काफ़ी बातचीत चल रही है, के तहत कार्रवाई होती थी। मीसा कानून वाले आरोपियों की सुनवाई अदालत में भी नहीं होती थी। अदालत का मतलब किसी डिस्ट्रिक्ट के पास नहीं जा सकते, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकते। चलिए, सबसे पहला चेहरा है सिद्धार्थ शंकर रे। बात करते हैं। सिद्धार्थ शंकर रे स्वतंत्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के पोते और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे की आपातकाल लगाने में बड़ी भूमिका थी। सिद्धार्थ रे ने ही इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाने की सलाह दी थी। सिद्धार्थ रे आपातकाल का प्रस्ताव तैयार करने से लेकर वरिष्ठ का मतलब जो बड़े बड़े कांग्रेसी थे नेताओं तक को मनाने का काम सिद्धार्थ रे ने ही किया था। 2009 में बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में सिद्धार्थ और शंकर रे ने आपातकाल को सही ठहराया था। सिद्धार्थ शंकर रे ने इंटरव्यू में ये भी कहा था कि उस टाइम पर चारों तरफ भारत में अफरा तफरी मची हुई थी और उसे कंट्रोल करने के लिए आपातकाल लगाना काफ़ी ज़रूरी था। आपातकाल के 48 वर्ष। कहानी उन 5 नेताओं की। सिद्धार्थ शंकर रे ने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत विधान चंद्र रॉय के मंत्रिमंडल के सदस्य के रूप में की थी। सिद्धार्थ शंकर रे कानूनविद, कानून की अच्छी जानकारी थी, पकड़ थी, के साथ साथ अच्छे स्पीकर भी थे, वक्ता भी थे। वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से लोगों को लुभाया करते थे। बंगाल की पॉलिटिक्स से निकलकर जल्दी वे केंद्र में सक्रिय हो गए। अब केंद्र का मतलब जैसे ममता जी हैं, देश की प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं, सो कॉल्ड वो कोशिश कर भी रही हैं। ठीक है, उनका अधिकार है, भारत एक लोकतंत्र है, सबको प्राइम मिनिस्टर बनने का अधिकार है। बांग्लादेश युद्ध के दौरान रे ने मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। कैसे? बांग्लादेश मुक्ति सेना को तो आप जानते ही होंगे, जो भारत से ही जन्म लिया था, उसका नाम बांग्लादेश है। और भारत सरकार के बीच कोऑर्डिनेशन काम करते थे। इंदिरा गांधी के करीबी होने की वजह से उन्हें बंगाल का मुख्यमंत्री भी बनाया गया। सिद्धार्थ शंकर रे कांग्रेस की तरफ से बंगाल के आखिरी मुख्यमंत्री भी बने और 1977 में इंदिरा की हार के बाद सिद्धार्थ शंकर रे ने सक्रिय राजनीति छोड़ दी। हालांकि 1986 में उन्हें पंजाब का राज्यपाल भी बनाया गया था। जैसा कि हम जानते हैं, ये कब बने राज्यपाल? नरसिम्हा राव की सरकार के दौरान। वे अमेरिका में राजदूत भी बने। और बात करते हैं सेकंड कैरेक्टर की, काफ़ी चर्चित कैरेक्टर है और इसे हम सबसे बड़ा खलनायक भी कह सकते हैं। ये थे बंसीलाल।
नाम तो बड़ा प्यारा बंसीलाल, लेकिन ये काले नाग की तरह फुफकारने वाले, लोगों को डसने वाले। बंसीलाल की कहानी सुनाते हैं। हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री और संजय गांधी के करीबी बंसीलाल की भी गिनती आपातकाल के खलनायकों में ही होती है। इंदिरा गांधी के चचेरे भाई और गुजरात के राज्यपाल रहे पीके नेहरू ने अपनी आत्मकथा नाइस गाइज फिनिश सेकंड में इसका जिक्र भी किया है। अब जो बताया गया है उसमें से लिखते हैं। तो नेहरू लिखते हैं कि मैं आपातकाल लगने से पहले बंसीलाल से मिला था। उन्हें मैंने राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया तो हरियाणवी लहजे में वो बोले, अरे नेहरू साहब, ये सब इलेक्शन का झगड़ा ख़त्म करिए। मैं तो कहता हूँ बहन जी को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बना दीजिए। और राजनीतिक विरोधियों पर कठोर कार्रवाई करवाने के लिए बंसीलाल के सुझाव ही हुआ करते थे। मतलब 1 लाख लोग जो बिहाइंड ऑफ बार थे, जेल में थे, ये इसी की करतूत थी, ये बंदे की करतूत थी। बंसीलाल के निर्देश पर ही गुड़गांव के 200 मुसलमानों का प्रशासन ने नसबंदी कर दिया था। साल 1978 में कोर्ट में सुनवाई के दौरान भिवानी के एक उपायुक्त राम सहाय वर्मा ने कहा था कि हरियाणा के सभी अधिकारी बंसीलाल के चमचे के रूप में कार्य करते थे और कार्य करने के लिए मजबूर नहीं थे। उनका स्वभाव था कुत्तों की तरह दुम हिलाना, काऊ काऊ करना और उसके आगे पीछे मंडराते रहना। तभी तो चापलूसी से हमारे देश की एक सबसे बड़ी कहानी ब्यूरोक्रेट्स हैं। अगर ब्यूरोक्रेट्स सुधर जाएं तो देश आराम से सुधर जाए। मतलब ये हुआ कि कांग्रेस भी नहीं चाहती देश को सुधारना और अमेरिका तो बिल्कुल चाहता ही नहीं। अमेरिका के बारे में क्या कहें। तो आपातकाल के 48 वर्ष कहानी उन 5 नेताओं की जिनकी वजह से छिन गए थे करोड़ों नागरिकों के अधिकार। तो आते हैं कम टू द पॉइंट। बंसीलाल 1968 में हरियाणा के मुख्यमंत्री बन गए। ठीक है, कुछ साल बाद उन्होंने संजय गांधी को मारुति प्रोजेक्ट के लिए ज़मीन दिलाने में भी मदद कर दी। आपातकाल के दौरान भी रक्षा मंत्री बनाए गए। क्या बात है, जो देश को डस रहा हो, बर्बाद कर रहा हो, आम जनता को समाप्त करना चाहता है, उसे क्या बनाया गया, रक्षा मंत्री। रक्षक ही बन गया भक्षक। तो ये रक्षा मंत्री नहीं, भक्षा मंत्री थे। तो भिवानी बार एसोसिएशन के चुनाव से उन्हें राजनीतिक करियर की शुरुआत की उन्होंने। फिर कांग्रेस से जुड़ने के बाद वे हिसार के अध्यक्ष बनाए गए। भगवत दयाल शर्मा की कुर्सी जाने के बाद कांग्रेस ने उन्हें क्या बना दिया, मुख्यमंत्री। ठीक है, तो चलिए मुख्यमंत्री के बाद अब हम आते हैं मुख्य कैरेक्टर। ये भी कम नहीं थे, संजय गांधी। ये तो बिगड़े बाप का बच्चा था, बहुत ही बदमाश, घटिया और बड़ों का न आदर करने वाला था। आपातकाल लगने को लेकर अपनी मां को मनाने का काम संजय ने किया था। संजय उस वक्त कांग्रेस के युवा संगठन में थे। युवा संगठन का मतलब हर एक पार्टी का एक युवा संगठन होता है, तो उस युवा संगठन में थे। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से इंदिरा की सदस्यता खारिज करने के बाद संजय ने उनसे पीएम कुर्सी न छोड़ने की अपील भी की थी। संजय का तर्क था कि अगर किसी दूसरे व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी दे दी गई तो वो तख्ता पलट भी कर सकता है। आपातकाल की घोषणा के बाद संजय ने प्रशासन की पूरी कमान अपने हाथ में ले ली थी। और संजय के निधन के बाद इंदिरा गांधी सरकार में मंत्री और प्रधानमंत्री बने। इंद्र कुमार गुजराल ने एक इंटरव्यू में कहा, अब तो संजय मर चुका था, संजय की वजह से इंदिरा कैबिनेट से वे हटे। और गुजराल ने कहा कि मैंने जब अखबारों की बिजली काटे जाने पर सवाल पूछा तो संजय ने मुझे डांट दिया, छिड़क दिया। ये थी बदतमीजी की हद। आपातकाल के 48 वर्ष कहानी उन 5 नेताओं की जिनकी वजह से छिन गए थे करोड़ों नागरिकों के अधिकार। बाद में आपको बता दें कि दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी के एक वक्तव्य प्रसारण को लेकर भी संजय से मतभेद हो गया। क्या था? गुजराल के मुताबिक संजय अपने वरिष्ठों का मतलब अपने जो एल्डर्स हैं, सम्मानजनक तरीके से बात तो बिल्कुल नहीं करते थे। संजय पर राजनीतिक विरोधियों को कुचलने और नसबंदी अभियान चलाने का भी आरोप लगे। और हुआ क्या, आपातकाल हटने के बाद
संजय पर केस चला और दिल्ली पुलिस ने उन्हें एक मामले में गिरफ्तार भी कर लिया। क्या कर लिया? गिरफ्तार करने के बाद उस वक्त संजय के नसबंदी किए जाने का मामला भी ज़ोर शोर से उठा, लेकिन जेपी के बीच बचाव के कारण उन्हें सरकार की तरफ से बचा लिया गया। चलिए चौथी कैरेक्टर देखते हैं, जो हमारे देश की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थी, इंदिरा गांधी। तो फोर्थ नंबर पे इंदिरा गांधी आ गई। तो 1971 में रायबरेली की लोकसभा चुनाव से जब इंदिरा गांधी ने जीत हासिल की, तो उस समय पहले कराए गए इस चुनाव में कांग्रेस को पूरे देश में ज़बरदस्त जीत मिली थी। पहले करवाए थे उन्होंने चुनाव, लेकिन राजनारायण, ये कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन नारायण ने इंदिरा गांधी की सांसदी के खिलाफ कोर्ट में चुनौती दे दी। जिस तरीके से आज है ना राहुल बाबा जी घर पर बैठे हैं, वो कोई सांसद वासंद नहीं है, बस ये है कि उनके फैमिली के मेंबर्स ने हमारे देश को कुचला है, हमारे देश का शोषण किया है, बस यही है, इसलिए वो सब रेस्पेक्टेबल हैं। और आज उन्हीं की तरह इंदिरा गांधी भी हो गई थी उस टाइम पे। तो राजनारायण का ये आरोप था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का और उस संसाधनों का दुरुपयोग किया है, इसलिए उनका चुनाव निरस्त कर दिया जाए। और आपको बता दें, मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ। 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, ज़बरदस्त आपकी जस्टिस थे, ने राजनारायण के आरोप का सही माना, उन्हें बिल्कुल सही माना उन आरोपों को, और इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी। अब हुआ क्या, इससे बौखलाई इंदिरा गांधी, जिस तरीके से राहुल गांधी बौखला गए थे, इंदिरा गांधी ने कैबिनेट की मीटिंग बुला ली। इंदिरा ने आनन फानन में बहुत जल्दी से आंतरिक आपातकाल लगाए जाने की सिफारिश भी कर दी। आपातकाल लगने के दूसरी वजह सरकार के खिलाफ आंदोलन भी था। मतलब सरकार का मतलब, जब से देश आज़ाद हुआ कांग्रेस ही चला रही थी सरकार, है ना। तो फिर अब महंगाई, ये लोग तो क्या करते थे, सरकारी पैसे को अपने जेब में रखते और बस उसका दुरुपयोग करते सरकारी मशीनरी का। देश के कई हिस्सों में महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ विपक्षी नेताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया था। आपातकाल की घोषणा खुद इंदिरा गांधी ने ही की थी। बाद में एक इंटरव्यू में इंदिरा गांधी ने स्वीकार किया कि भारत को एक शॉक ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी, इसलिए आपातकाल लगाया गया। अब पाँचवें किरदार की बात करते हैं, जो सबसे बड़ा मुखिया था, सबसे बड़ा कल्प्रिट तो यही बंदा था, वो था फ़खरुद्दीन अली अहमद। तो नाम समझ गए होंगे आप, अली अहमद, एंटी हिंदू अली अहमद। 1974 में सबसे बड़े दावेदार गोपाल स्वामी पाठक पंडित को हटा करके मुसलमान को जगह दी थी। किसने? इंदिरा गांधी ने, यही कांग्रेस ने। कांग्रेस आज भी ऐसी कर रहा है, पर हिंदू जागा नहीं है। अगर हिंदू नहीं जागा, कानून नहीं बनवाए, यूसीसी नहीं करवाया और करप्शन के लिए कुछ नहीं किया, तो आने वाली नस्लें बहुत दिक्कत में आ जाएंगी। अगर आने वाली नस्लों को परेशानी से बचाना है तो कांग्रेस से मत लड़ो, कानून बनवाइए, उसके लिए सपोर्ट दो सरकार को, मोदी को, फिर लेके आओ मोदी को। जय मोदी, हर हर मोदी, ये होना चाहिए, घर घर मोदी। तो 1974 में बड़े दावेदार गोपाल स्वरूप पाठक की अनदेखी कर इंदिरा गांधी ने फ़खरुद्दीन अली अहमद को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया। जब उम्मीदवार उन्होंने बना दिया, पर वो जो चाहेंगे वो होगा। फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बनने के 1 साल बाद ही इंदिरा गांधी का यह कर्ज चुकता कर दिया। आपातकाल के 48 वर्ष कहानी उन 5 नेताओं की, जिनकी वजह से छिन गए थे करोड़ों नागरिकों के अधिकार। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाने की बात राष्ट्रपति से कहने गई, जिस पर अहमद ने बिना विचार किए सहमति दे दी थी। अहमद ने इंदिरा से कहा कि अगर कोई ऑप्शन नहीं है तो फाइल भेज दीजिए। प्रधानमंत्री कार्यालय से फाइल जाने के तुरंत बाद और राष्ट्रपति अहमद ने इस पर हस्ताक्षर भी खुशी कर दिए। त्वरित गति में लिया गया इस फैसले से राष्ट्रपति की भूमिका पर भी सवाल खड़े होते हैं, और हालांकि आप जानते हैं अहमद ने कभी भी इस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि चोर कभी ये नहीं कहता कि वो चोर है। ठीक है, अब बात करते हैं। सार ये है हिंदुस्तान भाइयों, हिंदुस्तान के लोगों के सार ये है
कि 21 महीने की आपातकाल ने भारत की नींव हिलाकर रख दी थी। आम जनमानस की बुद्धि हिल गई थी, उसका रोजगार ख़त्म हो गया था और हुआ ये कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। इसे लागू करने में देश के 5 नेताओं की अहम भूमिका थी, जिनका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, जिन पर बाद में सवाल भी उठा, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई बिल्कुल नहीं हुई। आपातकाल के 48 वर्ष होने पर हम उन्हीं 5 नेताओं के बारे में आपको मैंने बताया है और आशा है कि आप इस वीडियो को अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। और ऐसा आपातकाल कभी न लगे और इस तरीके से लोग परेशान न रहें, चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो। देश के नागरिक हैं, देश से प्यार करो और आई ऑल्सो लव इंडिया। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय